नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यू होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये क्या है, एक लास्ट पार्ट है या टर्मिनल पोर्शन होता है आपकी जीआई ट्रैक्ट का। मतलब हमारी जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट थी उसका जो सबसे लास्ट पोर्ट या सबसे जो टर्मिनल पोर्शन है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये एक टर्मिनल पोर्शन है आपकी एलिमेंट्री ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरी चीज लास्ट पार्ट है। उसके अलावा अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर। अब आप कहेंगे कि सर इसकी लेंथ जो है वो है कितनी? 1.5 मीटर। और अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के लेंथ की जो कितनी थी, हमने पढ़ी थी, वो थी 3 to 5 मीटर। तो फिर इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं? इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जो इसका डायमीटर होता है वो होता है आपका 6.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 6.5 सेंटीमीटर क्या है इसका डायमीटर है। और अगर वहीं पे मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए लेंथ के अकॉर्डिंग इसको लार्ज और स्मॉल नहीं बोला गया, इसको किसके आधार में बोला गया है? डायमीटर के बेसिस पे। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर होता है 6.5 और इसका होता है 2.5, तो इसका ज्यादा डायमीटर है, इसलिए इस इंटेस्टाइन को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये आपकी स्टार्ट कहां से होती है? जस्ट आफ्टर द इलियम। इलियम जो कि क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। उसके बाद में जो अगला पार्ट आता है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और कहां से स्टार्ट होगी? इलियोसिकल वॉल से। ठीक है, यहां तक। आगे की तरफ देखिए जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है इसको 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है? 4 किस तरीके से? सबसे पहला सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड देन एनल कैनल। वैसे आप देखेंगे तो मेन इसके 3 पार्ट ही होते हैं, बट हम यहाँ पे 4 पार्ट इसको करके पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया या 4 रीजन्स में। सबसे पहला सीकम। देखिए सीकम जो होता है इट इज द फर्स्ट पार्ट, या कहें तो फर्स्ट जो पार्ट है इस लार्ज इंटेस्टाइन का दैट इज सीकम। ठीक है, सीकम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? उसके बाद में देखिए सीकम जो होता है आपका, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इलियम उससे जुड़ा हुआ रहता है थ्रू इलियोसिकल वॉल। किससे जुड़ा हुआ रहता है? इलियोसिकल वॉल से। इस वॉल से जुड़ा रहता है, इसकी लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए आपकी सीकम है इलियोसिकल वॉल से जुड़ी हुई है, 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इस इलियम के इंफीरियर में, मतलब नीचे की तरफ, जो सीकम है उसके नीचे की तरफ जो इलियोसिकल वॉल है उससे थोड़ी सी दूर पे एक ट्विस्टेड कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ट्विस्टेड मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी जो कि कैसी होगी? ट्विस्ट हुई होगी या मुड़ी हुई होगी। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दोबारा देखो, सीकम है, सीकम के इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ जो इलियोसिकल वॉल है उससे थोड़ी सी दूर पे एक ट्विस्टेड मतलब मुड़ी हुई या घूमी हुई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या होती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अगर मैं इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की साइज की बात करूं तो ये होती है आपकी 12 सेंटीमीटर। कितने साइज की होती है? 12 सेंटीमीटर की। और इसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फोइड टिश्यू। देखिए जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये
इसका डाइजेशन में या डाइजेस्टिव जो सिस्टम है इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ऐसा ऑर्गन जिसका कोई काम नहीं है, दैट इज नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैसा है? वेस्टिजियल होता है, मतलब इसका ह्यूमंस के अंदर कोई रोल नहीं होता है। अब देखिए, वैसे तो इसका कोई रोल नहीं है, बट अगर ये इन्फ्लाम हो गई, क्या इसमें स्वेलिंग आ गई, तो उसकी वजह से ये क्या कर सकती है? कोई हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकती है। इसका जो स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन होता है उसे हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस, जो कि हम आगे जब डिजीज पोर्शन लेके आएंगे एमएसएन में तब पढ़ेंगे। याद रखिए, इसका कोई रोल नहीं है, ये वेस्टिजियल होता है, बट इसका अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसकी वजह से पेन वगैरह हो सकता है और इसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। एक चीज और याद रखना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहां प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है आपके राइट इलियक फोसा में। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि अगर किसी पेशेंट के, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफ ए पेशेंट हु इज कंप्लेनिंग दैट ही हैव पेन इन राइट इलियक फोसा रीजन, तो बताइए आपका क्या डायग्नोसिस होगा। तो आपको अगर पता है रीजन तो आप कह सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है, बट अगर आपको ये लोकेशन ही नहीं पता और क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखेंगे? इसलिए याद रखना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज सिचुएटेड या लोकेटेड इन द राइट इलियक फोसा रीजन। क्लियर है यहां तक? ये था हमारा सीकम। सीकम के बाद में मिडल पोर्शन जो आता है सेकंड, दैट इज कोलोन पार्ट। कौन सा पार्ट है? कोलोन। सेकंड जो पार्ट है दैट इज कोलोन। देखिए, कोलोन की अगर मैं बात करूं तो कोलोन जो है ये सबसे बड़ा पार्ट है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का, और इसके अंदर भी 4 पार्ट्स हैं, उनमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है आपका असेंडिंग कोलन। क्या आता है? असेंडिंग कोलन। देखिए, जैसे कि ये हमारा इलियोसिकल वॉल है, यहां बना रहा हूं, ये इलियोसिकल वॉल है। इस इलियोसिकल वॉल के बाद में ये थोड़ी सी दूर चलेगी आपकी सीकम, और इसके यहाँ पे एक ट्यूब लाइक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो क्या कह रहे हैं हम? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसके बाद में ये जो आपकी सीकम है ये ऊपर की तरफ यूं रन करती है या ऊपर की तरफ पास हो रही है। इस ये जो पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं क्या? असेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलोन। तो असेंडिंग कोलोन वो पार्ट है जो कि आफ्टर सीकम ऊपर की तरफ या अपवर्ड की तरफ पास होता है, अपवर्ड पासेस। ठीक है, और यहाँ पे जाके ये आपका लीवर है, तो ये लीवर के लेवल तक पास होगा। पास होने के बाद में ये क्या होगा? लेफ्ट साइड पे, ये जो लेफ्ट साइड है इसकी तरफ कर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जहां लेफ्ट साइड कर्व हुआ लीवर के लेवल पे, इसको हम कहेंगे हिपैटिक फ्लेक्सर। क्या कहेंगे? हिपैटिक फ्लेक्सर। देखिए, लेफ्ट साइड में जाके ये कर्व हो गया, तो यहाँ पे जहां पे इसने कर्व लिया वहां ये क्या बना रहा है? हिपैटिक फ्लेक्सर। और हिपैटिक फ्लेक्सर इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं राइट कोलिक। क्या कहते हैं? राइट कोलिक। उसके बाद में जैसे ही आपका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, कब? जब आपका असेंडिंग कोलोन जो है वो कर्व हो गया लेफ्ट साइड में, तो दूसरा पार्ट चालू हो जाता है कोलोन का, दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन। क्या होती है वो? ट्रांसवर्स कोलोन। ये देखिए, ये ट्रांसवर्स कोलोन, और याद रखिए ट्रांसवर्स मतलब यूं। तो ये जो ट्रांसवर्स के कोलोन है ये कैसे रन करती है? अक्रॉस द एब्डोमेन। अक्रॉस द एब्डोमेन। और कहां प्रेजेंट होती है? यहाँ पे आपका स्टोमक प्रेजेंट है, ये डुडेनम प्रेजेंट है, तो स्टोमक और डुडेनम के एकदम सामने की तरफ प्रेजेंट होती है। उसके बाद में ये आपका पेनक्रियाज आ जाता है। इस पेनक्रियाज के नीचे या पेनक्रियाज तक पहुंच के ये फिर जो है डाउनवर्ड कर्व ले लेती है। कैसा कर्व ले लेती है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कर्व लेगी, तो जब कर्व ले रही है तो यहाँ पे भी एक फ्लेक्सर बनाती है, उसको कहते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर। क्या कहते हैं? स्प्लेनिक फ्लेक्सर। स्प्लेनिक फ्लेक्सर इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट कोलिक। इसको और क्या कहते हैं? लेफ्ट कोलिक। अभी डाउनवर्ड टर्न हुआ है, ये डाउनवर्ड कर्व हुआ है, तो उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड है इट इज डिसेंडिंग कोलोन इन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जो डाउनवर्ड आ रहा है ये होता है आपका डिसेंडिंग कोलोन। ये डिसेंडिंग कोलोन आया। ठीक है, अब यहां पे क्या है आपकी? सपोज ये आपकी
प्रेजेंट है, पेल्विक ब्रिम। जैसे ही ये पेल्विक ब्रिम तक पहुंचेगा, पहुंचने के बाद में ये जो मिड लाइन है, ठीक है, इस मिड लाइन की तरफ टर्न होगा, टर्न होके एक एस शेप्ड स्ट्रक्चर या एस शेप्ड पार्ट बनाएगा, उसको हम कहेंगे सिग्मोइड कोलोन। ये कौन सा होता है आपका? सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन जो कि कैसा होता है? एस शेप्ड। ठीक है, 4 पार्ट हो गए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और अंदर मिड लाइन की तरफ कर्व हुआ एस शेप्ड बना रहा है, दैट इज सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, इसके बाद में थर्ड जो पार्ट आता है आपका, वो आता है रेक्टम। कौन सा पार्ट आता है? रेक्टम। थर्ड जो पार्ट है दैट इज रेक्टम। रेक्टम की अगर मैं बात करूं तो रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 16 to 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 16 to 20 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये जो पार्ट है आपका, ये कौन सा है? रेक्टम। देखिए पेल्विक बोन, पेल्विक बोन में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? बीच में एकदम सेक्रम और कोकिक्स। तो सेक्रम और कोकिक्स के जस्ट एंटीरियर में प्रेजेंट होता है रेक्टम, और इसकी लेंथ होती है 16 to 20 सेंटीमीटर। एंटीरियर टू सेक्रम एंड कोकिक्स, कोकिक्स और सेक्रम के जस्ट सामने। और जो रेक्टम है, इसका जो टर्मिनल वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, रेक्टम का जो लास्ट वाला पार्ट अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, कितना? 2 से 3 सेंटीमीटर जो लास्ट वाला पार्ट है उसको कहते हैं एनाल कैनाल। क्या कहते हैं? एनाल कैनाल। इस एनाल कैनाल में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ओपनिंग, और इस ओपनिंग को कहते हैं एनस। याद रखना, लास्ट पार्ट ऑफ रेक्टम विच इज 2 to 3 सेंटीमीटर इज एनल कैनाल, एंड एनल कैनाल जो होती है उसमें एक ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं एनस। और जो आपका एनस होता है ये गार्डेड होता है 2 स्पिंडर से। कितने स्पिंडर से? 2, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। 2 स्पिंडर होंगे, एक होगा इंटरनल एक होगा एक्सटर्नल। जो इंटरनल है ये आपके कैसे कंट्रोल में रहता है? तो ये होता है आपके इनवॉलेंटरी कंट्रोल में, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं होगा। और ये कैसी मसल से बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है स्मूथ मसल्स। याद रखना, एनस जो है ये 2 स्पिंडर से गार्डेड रहता है। एक इंटरनल जो होता है वो बना होता है स्मूथ मसल्स का। स्मूथ मसल्स का बना हुआ है तो ये कैसा होता है? इनवॉलेंटरी, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं होता है। एक्सटर्नल जो कि बना हुआ होता है स्केलेटल मसल्स का। किसका बना होता है? स्केलेटल मसल्स का। और ये जो एक्सटर्नल है ये अपने कंट्रोल में रहता है, मतलब कैसा है नेचर में? वॉलेंटरी। कैसा है? वॉलेंटरी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, खिंच गया, इसलिए। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर जो है सेम वही जैसा बेसिक स्ट्रक्चर होता है वैसा है, बट कुछ चेंजेस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की, तो बेसिक जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या होगा, जो मस्कुलर लेयर है हमने पढ़ी थी कि सपोज ये आपकी एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, तो इसे पूरी एलिमेंट्री ट्रैक्ट पे जो लेयर है वहां पे आपकी इस तरीके से पूरी प्रेजेंट होती है मसल्स। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो मसल्स हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स है वो ऐसे प्रेजेंट नहीं होंगी। वो कैसे होंगी? जैसे ये आपकी इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसके अंदर ऐसे ये जो बैंड दिख रहे हैं, ये 3 बैंड इस तरीके से 3 बैंड पैटर्न के अंदर प्रेजेंट। तो हम देख रहे थे ये टीनियाई कोलाई। देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है आपकी, उस पे जो मसल्स हैं या स्मूथ मसल्स जो होती है उसकी लेयर ऐसे पूरी जो आपकी इंटेस्टाइन है उस पर प्रेजेंट नहीं होंगी, उस पर पूरी पे सराउंडेड नहीं होंगी। वो कैसे प्रेजेंट होगी? जैसे कि ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो ये 3 बैंड के रूप में प्रेजेंट होगी, और ये जो 3 बैंड के रूप में प्रेजेंट होती है इसको कहते हैं टीनियाई कोलाई। क्या कहते हैं? टीनियाई कोलाई। ठीक है, मतलब जो 3 बैंड्स हैं मसल्स के जो कि इस पूरी इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं टीनियाई कोलाई। ये जो टीनियाई कोलाई होती है ये आपकी प्रेजेंट होती है ओनली सीकम एंड कोलोन। कहाँ प्रेजेंट होता है? सीकम और कोलोन पे। उसके बाद में जब आपका रेक्टम या सिग्मोइड जो कोलोन है उस पे टीनियाई कोलाई प्रेजेंट नहीं होगी। ये कहाँ तक होगी? ओनली सीकम और कोलोन पे। उसके बाद में जो रेक्टम या जो सिग्मोइड कोलोन है आपका, उस पे जैसा बेसिक स्ट्रक्चर होता है वैसा ही होगा, बट टीनियाई कोलाई ओनली कहाँ होगी? सीकम एंड कोलोन पार्ट पे। ठीक है, यहाँ तक। उसके आगे की मैं बात करूं तो जो
आपने देखा होगा कि जो आपकी कोलोन पार्ट है, कौन सा पार्ट, कोलोन पार्ट, इस कोलोन पार्ट के अंदर टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस। टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस, टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से यहां पे क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, कुछ इस तरीके के पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कोलोन जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज वहां पे टोनिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, किसकी वजह से, टीनिया कोलाई की वजह से, और उसकी वजह से यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन्हें कहते हैं होस्ट्रास। क्या कहते हैं, होस्ट्रास। ठीक है, याद रखना, ये जो पाउच लाइक कॉन्ट्रैक्शंस, टोनिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनने उन्हें कहते हैं होस्ट्रास, और ये किसकी वजह से होते हैं, टीनिया कोलाई की वजह से। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोलोन। आगे मैं चलूं तो वो जैसे ग्लैंड्स थे आपके म्यूकस के लिए, गोबलेट सेल्स वगैरह, वैसे के वैसे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो देखिए, जो अगर ब्लड सप्लाई में देखूं, लार्ज इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई एक तो कहेगी आपकी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। कौन सी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। एक होगी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इसके अलावा मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। देखिए, सुपीरियर जो मेसेंट्रिक आर्टरी है ये तो करती है आपके सीकम को, उसके अलावा असेंडिंग कोलोन को, और कुछ पार्ट, ठीक है, सम पार्ट या प्रोक्सिमल जो पार्ट है आपकी किसका, ट्रांसवर्स कोलोन का, उसको। उसके अलावा इंफीरियर जो मेसेंट्रिक आर्टरी ये करती है बची हुई कोलोन को। ट्रांसवर्स कोलोन के बाद में जो बची आपकी डिसेंडिंग कोलोन, उसको, सिग्मोइड कोलोन, उसको, प्लस जो प्रोक्सिमल पार्ट है किसका, रेक्टम का, उसको भी करती है। ठीक है, और जो अभी मिडल या जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है ये करती है बची हुई रेक्टम को, प्लस एनल कैनाल, प्लस एनस को। ठीक है, ये होती है इसकी ब्लड सप्लाई। वीनस ड्रेनेज की बात करूं तो वीनस ड्रेनेज होता है इंफीरियर एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज, तो सॉरी वेन्स से, किससे, सुपीरियर और मेसेंट्रिक वेन्स। ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके क्या काम होते हैं। तो देखिए बेसिकली 4 काम होते हैं इसके। कितने पर्पस होते हैं, कितने फंक्शन होते हैं, 4। सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन का। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन का। देखिए मैं अगर बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, बट इतना एब्जॉर्प्शन नहीं करती जितना स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। कुछ अमाउंट में एब्जॉर्प्शन का काम करती है, जैसे वाटर है तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और किसके थ्रू होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू। उसके अलावा कुछ मिनरल है, न्यूट्रिएंट्स है, उनका भी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन तब तक करेगी जब तक का जो वो कंटेंट है या जो आपका फीकल मैटर है वो सेमी सॉलिड नहीं बन जाता। तो एक तो है इसका एब्जॉर्प्शन। दूसरा जो काम होता है इसका वो होता है आपका माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटी का मतलब क्या है, देखना ध्यान से। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें क्या होते हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। कैसे बैक्टीरियाज होते हैं ये, एनारोबिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी सर्वाइव करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन के एंड फोलिक एसिड। अब देखिए ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ये कोई हार्मफुल नहीं है, बट अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन को छोड़ के किसी दूसरी साइट पे पहुंच गए तो ये आपके लिए डिजीज कॉज कर सकते हैं। कॉमनली कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो एक तो होता है आपका ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई, उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस, फीकेलिस, कोलस्ट्रीडियम परफिनेजेस, ठीक है, जो कि गैस गैंग्रीन में आप देखते हैं। तो ये कुछ कॉमन बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, बट अगर ये खुद की साइट को छोड़ के कहीं मूव कर गए,
जैसे कि एस्चेरिया कोलाई की बात करूं, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है तो ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है सिस्टाइटिस। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में था, कोई हार्मफुल नहीं था, बट जैसे ही अदर साइड पे गया या अदर ऑर्गन में गया, क्या कॉज कर दिया, सिस्टाइटिस कॉज कर दिया। इसलिए ये हार्मफुल नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन में, बट अदर साइड पे जाएंगे तो हार्मफुल होते हैं। उसके अलावा जो बॉडी या आपकी बाउल के अंदर जो गैस बनती है वो भी इन बैक्टीरियाज की वजह से बनती है। ये क्या करते हैं, जो अनएब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट करने की वजह से उनमें से क्या निकलती है, आपकी हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, ये गैसेज इसमें से निकलती है। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन में देखूं इसका, तो थर्ड फंक्शन इसका होता है मास मूवमेंट। क्या होता है, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, देखना ध्यान से सुनना, थोड़ा अलग है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। मास मूवमेंट, मास मतलब जो आपका कंटेंट है उसका एक साथ मूवमेंट हो रहा है, दैट इज मास मूवमेंट। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जैसा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपने देखा है नॉर्मली, वैसा प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि पेरिस्टाल्टिक जो वेव्स हैं वो आएंगी अचानक, और उनके आने की वजह से जो कंटेंट है आपके कोलोन में या जो आपके इंटेस्टाइन में, वो आगे की तरफ फोर्स होगा और कहां पहुंच जाएगा, सिग्मोइड कोलोन या रेक्टम तक। कैसे पहुंचता है, देखिए ये जो मूवमेंट होता है ये 2 दिन में 2 से 3 बार होता है। कैसे होता है, देखिए जैसे ही आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद जो खाना है वो आपके स्टोमक में गया, स्टोमक में जाते ही एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा जिसकी वजह से जो आपका कंटेंट है वो फोर्सली आगे की तरफ पहुंच जाता है या उसको आगे की तरफ धकेल दिया जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्स है, कौन सा रिफ्लेक्स, आपने खाना खाया, किस में गया, स्टोमक में, स्टोमक में गया है फूड, उसके बावजूद भी पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो जनरेट हुई उनकी वजह से कंटेंट आगे मूव हुआ, तो इस रिफ्लेक्स को कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। याद रखना, इसकी वजह से जो मूवमेंट है वो आगे होता है। फोर्थ आता है इसका डिफिकेशन का। क्या आता है, डिफिकेशन। देखिए डिफिकेशन का मतलब क्या होता है, टू पास आउट द फीकल कंटेंट और द वेस्ट कंटेंट फ्रॉम द इंटेस्टाइन या थ्रू द एनल कैनाल इज नोन एज डिफिकेशन। डिफिकेशन कैसे होता है, देखिए वैसे तो यूजुअली जो रेक्टम होता है आपका वो एम्प्टी रहता है या खाली रहता है, बट जैसे ही पेरिस्टाल्टिक वेव आई उनकी वजह से कंटेंट आएगा रेक्टम में। रेक्टम में आने की वजह से जो रेक्टम की वॉल है वो स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच हुई, स्ट्रेच होने की वजह से नर्व जो सप्लाई है वो इंड्यूस होगी, नर्व सप्लाई जाएगी ब्रेन में कि कंटेंट आया है उसको बाहर एक्सपेल आउट करना है या उसको बाहर निकालना है। अब आपकी जो नर्व इंपल्स आएंगी वो आएंगी और वो क्या करेंगी, रेक्टम की जो मसल्स है उनको तो कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगी, और जो आपका इंटरनल स्पिंटर है या इंटरनल एनाल स्पिंटर है उसको रिलैक्स करवाएंगी। ठीक है, और इसके थ्रू डिफिकेशन हो जाएगा। बट नर्व इंपल्स आ रहा है कि जो फीकल मैटर है उसको बाहर निकालना है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, वॉलेंट्री जो कंट्रोल है आपका उस पर आपका हक है, और आप उस रिफ्लेक्स को रिपीट एंड रिपीट अगर सप्रेस कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, फूड जो कंटेंट है आपका वेस्ट वो वहीं पे प्रेजेंट है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करता जाएगा क्योंकि खूब देर से वहां पे प्रेजेंट है वो। इसकी वजह से जो फीकल मैटर है वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो जाएगा तो आपको डिफिकेट करने में दिक्कत आएगी और ये कॉन्स्टिपेशन को लीड कर सकता है। ठीक है, ये थे इसके कुछ फंक्शन। ओके, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट कंप्लीट। अब हम आएंगे पेनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद।